हिंदी 1 to 1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या तुम इन परिणामों से संतुष्ट हो? आर यू सेटिस्फाइड डैश दीज रिजल्ट्स? देखिए, सेटिस्फाइड के साथ आप विथ का भी इस्तेमाल करते हैं और अबाउट का भी इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एट और बाय का इस्तेमाल सेटिस्फैक्शन के सेटिस्फाइड के केस में नहीं होता है। हाँ, बाय का इस्तेमाल कुछ एक केसेस में होता है, खासतौर पे जब आप पैसिव फॉर्म में जा रहे हो, जहाँ पर आपका पूरा का पूरा इंटेंट इस बात पे मतलब पूरा का पूरा फोकस इस बात पे शिफ्ट हो जाता है कि सेटिस्फैक्शन किस चीज से कॉज हुई। ओके, तो मान लीजिए अगर मैं कहूँ आई वॉज satisfied by his answer, तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर मुझे जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला वो उसका जवाब सुनकर मिला। तो इस केस में बाय का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है, क्या तुम इन परिणामों से संतुष्ट हो? तो रिजल्ट्स जो हैं वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देने के लिए आपको यहां पर विथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर यू सेटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन? अक्सर कस्टमर सर्विस में बात करते हुए लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा, आर यू सेटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन, जब वो सर्वे भेजते हैं तो सेटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन, जो आपको हल मिला, जो समस्या का समाधान मिला, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? तो एक दबाएं, कुछ ऐसा कहा जाता है। वहीं अगर आप अबाउट का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज है, ये पर्याप्त लेकिन नहीं है ये बताने के लिए कि वो इंसान खुश है उस नॉलेज से। मान लीजिए अगर मैं कुछ यूं कहूं कि ही इज सेटिस्फाइड अबाउट द अरेंजमेंट्स, तो यहां पर वो अरेंजमेंट्स को के बारे में जानकर खुश है, इस बारे में जानकर खुश है, जानकारी से खुश है। यहां पर उसे एक्चुअल सेटिस्फैक्शन अरेंजमेंट सही में काम का हुआ या नहीं, उसका रिजल्ट सही में हुआ या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर क्या तुम इन परिणामों से संतुष्ट हो? इसके लिए हम आर यू सेटिस्फाइड विथ द रिजल्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट सेंस दे रहा है। परफेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, उसने चोरी के लिए उसे आरोपित किया। देखिए, अक्यूज, ही अक्यूज्ड हिम, उसने आरोपित किया, उसने उस पर आरोप लगाया, किस चीज का? चोरी का। तो अक्यूज के साथ आप हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अक्यूज ऑफ समथिंग, अक्यूज समवन ऑफ समथिंग। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। या फिर अगर मुझे कुछ यूं कहना हो कि दे अक्यूज्ड हर ऑफ लाइंग, उसने उस पर क्या आरोप लगाया? कि वो झूठ बोल रही कि वो झूठ बोल रही है। द पुलिस अक्यूज्ड हिम, मान लीजिए पुलिस अक्यूज्ड हिम ऑफ फ्रॉड, पुलिस ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि वो धोखाधड़ी कर रहा है। हाँ, तो पुलिस ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। तो अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होगा। अक्यूज फॉर, जब आप कहते हैं आप ब्लेम समवन फॉर समथिंग कह सकते हैं। अच्छा, ब्लेम समवन फॉर समथिंग। अक्यूज के साथ आप फॉर का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये गलत है। अक्यूज विथ, ये भी गलत है, और अक्यूज अबाउट भी गलत है। हाँ, विथ में जैसे ब्लेम का हमने चर्चा करी, तो लीगल टर्म में ही जब हम यहाँ पर किसी के पे आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, अब वो आरोप जैसे साबित हो गया, तो उस केस में आप चार्ज कहते हैं, और चार्ज के साथ आप विथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए ही वाज चार्ज्ड विथ मर्डर, ठीक है। थेफ्ट, बर्गलरी, जो भी हो, उसके केस में आप यहां पर विथ का इस्तेमाल करेंगे। सो चार्ज विथ, ब्लेम फॉर और अक्यूज ऑफ, तो यहां पर हमें ऑफ का इस्तेमाल करना है। हमारा करेक्ट आंसर ऑफ हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं। उसने काम से थकान महसूस की, ही वाज टायर्ड डैश द वर्क। अब देखिए, काम से थकान होना मतलब जिस भी चीज से थकान होती है उसके साथ आप अक्सर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर आप ऑफ कहेंगे। आई वाज टायर्ड, ही वाज टायर्ड ऑफ द वर्क।
आप चाहें तो फिजिकल एग्जॉशन की बात हो रही है यहाँ पर, और फ्रॉम का भी ही वाज टायर्ड फ्रॉम द वर्क भी कह सकते हैं। ओके, इसको कुछ यूं समझते हैं। अगर आप बोर्डम की बात करते हैं किसी चीज से, अब बिल्कुल एक होता है ना कि मतलब ये काम थकाऊ है, मतलब फिजिकली थकाऊ नहीं है, मेंटली। बस मेंटली एक ही काम को, मान लीजिए आपको एक ही इंफॉर्मेशन एक जगह से कॉपी करके 50 जगह पेस्ट करना है, तो वो आपको बोर करेगा। तो आप कह सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क। मतलब ये उबाऊ काम है, मैं इस काम से थक चुका हूं। वहीं अगर आप टायर्ड फ्रॉम कहते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे फिजिकल एग्जॉस्शन हो, बोर्डम की बात ना हो। आई एम टायर्ड फ्रॉम रनिंग। सो टेक्निकली अगर देखा जाए, अब ये काम जो है नेचर ऑफ वर्क कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए जो लेबर इंटेंसिव टास्क होगा कोई, उसमें फ्रॉम का यूज होगा। लेबर इंटेंसिव अगर हो गया तो उस केस में आप फ्रॉम कह देंगे, और अगर बोरिंग हुआ तो आप ऑफ कह देंगे। बिल्कुल। यहाँ पर दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। उसने काम से थकान महसूस की, ही वाज टायर्ड फ्रॉम द वर्क और ऑफ द वर्क। यहाँ पर मैं ऑफ का इस्तेमाल बता देता हूँ आपको कि आप कर लीजिए, बाकी फ्रॉम कहेंगे तो टेक्निकली गलत नहीं होगा। दोनों ही ग्रामेटिकली देखा जाए तो दोनों ही सही है, क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी है नहीं कि किस तरह की थकान है। और बाकी विथ और बाय का इस्तेमाल हम आज की डेट में नहीं करते हैं, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है। क्या तुमने उसकी सलाह का पालन किया? ओके, डिड यू एक्ट डैश एज एडवाइस, एक्ट बाय, एक्ट ओवर, एक्ट ऑफ। ओके, एक्ट ओवर सबसे पहले तो होता नहीं है कुछ भी, एक्ट ऑफ ये भी कुछ नहीं होता, फिर आता है एक्ट अपॉन या फिर एक्ट बाय। ओके, चलिए देखिए, जब आप एक्ट बाय कहते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये बहुत ही ओवरली फॉर्मल जिसको कहते हैं ना, एक तो होता है फॉर्मल, डियर लर्नर्स आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टुनाइट, या फिर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू दिस इवनिंग। तो ये फॉर्मल साउंड कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं दाओ और वो मैंने बिल्कुल ही पुराने ज़माने की इंग्लिश में बात करना शुरू कर दूँ, और वो सिंग सॉन्ग पैटर्न में जो बहुत सारे आप पुराने स्पीकर्स को बात करते हुए सुनते होंगे, जैसे बहुत सारे ब्रिटिश स्पीकर्स करते हैं आज के डेट में भी, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेबल, एंड दैट इज़ वाई एक्ट बाय का इस्तेमाल आप अवॉइड करिए। एक्ट बाय का इस्तेमाल होता है through the means of something. He acted by the law. कहने का मतलब उसने कानून का पूरी तरह से पालन किया, पूरी तरह से इसे फॉलो किया। तो कानून को फॉलो करने के लिए, रूल्स को फॉलो करने के लिए एक्ट बाय का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर किसी की सलाह के लिए एक्ट बाय का इस्तेमाल करना ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। मैं अगर मान लीजिए कहता हूँ यू शुड सी अ डॉक्टर, किसी की तबीयत खराब है, मैं बोल देता हूँ कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो ये मैंने कोई रूल तो नहीं बना दिया, कोई कानून तो नहीं है ये। नहीं, आपने मुझे सलाह दी। तो सलाह के केस में बाय का इस्तेमाल करना वैसे भी सही नहीं होगा। एक्ट अपॉन हिज एडवाइस, तो जो कहा गया उसका पालन करना। यहाँ सुनने में बेशक हिंदी में लग रहा है बहुत हेवी वर्ड, बहुत हेवी फ्रेजिंग, लेकिन ऐसा है नहीं। हिंदी में अगर आप इसे ध्यान से, इंग्लिश में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सलाह दी गई मैंने उस पर अमल किया, मैंने उस पर काम किया। सो एक्ट अपॉन, डिड यू एक्ट अपॉन हिज एडवाइस। एडवाइस और एडवाइस ये इसका अंतर हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं। फिर आता है वह बहुत धनी परिवार से संबंधित है, ही बिलोंग्स डैश अ वेरी रिच फैमिली। वह परिवार से संबंधित है, ये देखते ही बहुत सारे लोग फ्रॉम कह देंगे, लेकिन बहुत ये एक्सेसिवली इंडिया में इस्तेमाल होता है। प्लीज
आप इसका इस्तेमाल कभी भी belong के साथ मत करिएगा. He belongs from India. गलत है. He is from India. इतना ही काफी है. belongs का इस्तेमाल नहीं करना है आपने यहाँ पर. अच्छा So he is from India. He belongs from India गलत है. फिर आता है he belongs to, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर है. he belongs to a very rich family, मतलब वो आता है, he comes from a very rich family. अच्छा right? हम्म, तो he comes from a very rich family या फिर he belongs to a very rich family, दोनों का मतलब सेम हुआ. he belongs with कुछ नहीं होता. he belongs in, ये भी कुछ नहीं होता. belongs in का हालांकि कुछ केसेस में आप इस्तेमाल देखेंगे. जैसे अगर आपको ये कहना हो कि दिस okay, this piece of jewelry belongs in the museum. इसकी सही जगह क्या है? म्यूजियम में. तो उस केस में जब किसी चीज की सही जगह के बारे में आप बताना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप इनका इस्तेमाल करते हैं. These animals, बोले आगे. बिलोंग्स इन द जू. belongs, जू में भी टिपिकली अगर देखा जाए तो एनिमल्स डू नॉट बिलोंग इन द जू ईदर, बिलोंग टू द जू ईदर, दे बिलोंग इन द जंगल. तो बिलोंग इन का इस्तेमाल किसी चीज का जो नेचुरल हैबिटेट है या फिर जहां पर उसको वास्तव में होना चाहिए, जब आपको ये बताना हो तो उस केस में आप इन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए मुझे ये कहना हो द रॉयल, नहीं रॉयल में ये कर देते हैं, द रॉयल बंगाल टाइगर्स बिलोंग टू इंडिया. तो अब यहां पर फिर से जो इसका जो ओरिजिन है हम उसकी बात कर रहे हैं. तो बिलोंग्स टाइगर्स कहा जा रहा है, तो इसलिए मैंने बिलोंग लिखा यहां पर. बिलोंग टू इंडिया हो गया यहां पर. लेकिन फिर से ये बिलोंग कहाँ करता है? दे बिलोंग इन द जंगल. अगला एग्जाम्पल, अगला स्टेटमेंट देखते हैं. हमें उसकी राय से सहमत होना चाहिए. वी शुड अग्री. अग्री के साथ ये हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था. अग्री के साथ आप विद का इस्तेमाल करते हैं. अग्री क्योंकि ये हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, तो मैं यहाँ पर सीधा विद को कर देता हूँ मार्क. अग्री टू अ प्रपोजल, टू समवंस प्लान, टू समवंस आइडियाज. अग्री अपॉन कुछ नहीं होता है. अग्री ऑन के बारे में भी हमने और अबाउट के बारे में भी कल हमने डिस्कस करा था कि जब दो पार्टीज सहमत हों किसी एक पॉइंट पे जाके. मान लीजिए दो पार्टीज ने मिलकर एक प्राइस डिसाइड किया अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो वहां पर अग्री ऑन या फिर अबाउट का इस्तेमाल किया जाता है. मुझे नई संस्कृति के साथ तालमेल बिठाना पड़ा. आई हैड टू एडजस्ट टू द न्यू पॉलिसी, विद द न्यू पॉलिसी, इन द न्यू, आई एम सॉरी, द न्यू कल्चर के साथ आप टू का इस्तेमाल करेंगे. एडजस्ट टू द न्यू कल्चर, विद द न्यू कल्चर, इन द न्यू कल्चर, फॉर द न्यू कल्चर. देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमनली लोग एडजस्ट के साथ विद का इस्तेमाल करते हैं. एडजस्ट विथ द न्यू एटमोस्फियर गलत है. आप यू एडजस्ट टू समथिंग, यू डोंट एडजस्ट विथ समथिंग. सो एडजस्ट के साथ आप टू का इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहली चीज तो ये हो गई. एडजस्ट के साथ इन का इस्तेमाल नहीं होता, टू का इस्तेमाल नहीं होता है. और फॉर, सॉरी, टू का इस्तेमाल होगा ना. आई हैड टू जस्ट, सॉरी, हाँ टू का इस्तेमाल होगा, विथ का इस्तेमाल नहीं होता है. थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए. और फॉर, आई हैड टू एडजस्ट फॉर, ये भी नॉनसेंसिकल है, इसका भी इस्तेमाल नहीं होता है एडजस्ट के साथ. सो हाँ बस इतना ही है. इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि एडजस्ट के साथ आप हमेशा टू का ही इस्तेमाल करें.
और फिर आता है हमारा आखिरी सवाल आज का, वो अपने कॉलेज की यादों को चेरिश करना मतलब या सुहानी यादें। ओके मतलब उसको जब याद करती है तो वो खुश हो जाती है। अच्छा। कॉलेज की अच्छी यादें हैं। देखिए H4 हिंदी 1 to 1 पे ऐसे ढेरों वीडियोस आपको रोज़ देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और फिलहाल ये वाला आप ज़रा सोचिए, शी ऑफन थिंक्स बैक डैश हर कॉलेज डेज। अब ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। थिंक बैक और इसके साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है, बस उसका इस्तेमाल कर लीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तीनों अगर वो सेंस बनाते भी हों अब आपके डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, जैसे थिंक अबाउट वैसे सेंस बनाता है, थिंक ऑफ सेंस बनाता है, थिंक ऑन समथिंग कहीं ना कहीं ये भी सेंस बनाता है, और एट का तो इस्तेमाल थिंक के साथ नहीं होता। चलिए इतना आसान कर देते हैं आपके लिए। लेकिन यहाँ पर इन तीनों में से जो बाकी बच गए, कोई एक है जो आपके इस फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट करेगा। सोचिए क्या होगा वो। अगर नहीं है तो थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।